और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच प्रोफेसर केजी सुरेश उपस्थित हैं। प्रोफेसर केजी सुरेश, आपका स्वागत है। और सुरेश जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वर्तमान में आप स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया यूपीईएस यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून के फाउंडर डीन हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के आप डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। दूरदर्शन में वरिष्ठ कंसल्टिंग संपादक रहे हैं। भारत की प्रीमियर न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के आप चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट रहे हैं। डालमिया भारत एंटरप्राइज लिमिटेड के आप मीडिया एडवाइजर रहे हैं। और बड़े ही एक हर्ष का विषय कि आपको हाल ही में पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें आपको भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं सुरेश जी। आप जेएनयू के मेंबर एकेडमिक काउंसिल हैं। सोसाइटी फॉर सत्यजीत रे फिल्म्स के आप मेंबर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के आप जूरी मेंबर हैं। आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर रह चुके हैं। आपके सानिध्य में मीडिया महाकुंभ का आयोजन किया गया। चाहे नेपाल का राजकीय नरसंहार हो, चाहे अडवाणी जी की पाकिस्तान यात्रा हो, चाहे कश्मीर में आतंकवाद हो, चाहे तालिबान की समस्या जो अफगानिस्तान में हो, या जो भिवानी में 2 जहाज टकराए थे, कोई भी ऐसी घटना हो, आपने उसका बखूबी से उसको कवर किया है। और अनेक देशों की आपने यात्रा की है। विदेश नीति पे आपकी अच्छी पकड़ है। और मुझे हर दिन आपके इनविटेशन मिलते रहते हैं। आपका कहीं ना कहीं व्याख्यान लाइव या ऑफलाइन होता रहता है। मेरे परम मित्र हैं, 25 वर्षों का मेरा उनका साथ रहा है। तो केजी सुरेश जी, आपका स्वागत है आपके इस ज्ञान गंगा प्लेटफॉर्म पे। आप अपना व्याख्यान शुरू करें केजी सुरेश जी। धन्यवाद प्रमोद जी। नमस्कार राजेश चेतन जी और यहाँ उपस्थित वरिष्ठ गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े लोग, बंधु। प्रमोद जी, मेरे पास समय कितना है? मैं उस अनुसार बिल्कुल आधा घंटा सुरेश जी, आधा घंटा। अच्छा, ठीक। धन्यवाद सबसे पहले प्रमोद जी कि आपने मुझे जो है इस मंच पर आपने आमंत्रित किया। और मैंने प्रफुल्ल जी को भी सुना, मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं प्रफुल्ल जी। और प्रफुल्ल जी ने सामरिक और विदेश नीति के दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक और सभ्यता के दृष्टिकोण से भारत चीन संबंधों का विश्लेषण किया। और मैं शुद्ध रूप से मीडिया के दृष्टिकोण से इस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने का, कुछ अपने अनुभवों के आधार पर, जैसे कि आपने बताया, काफी विश्व भ्रमण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। जी। और पर्यटक के नाते नहीं, एक पत्रकार के नाते, और जिनमें चीन में काफी समय मैंने दिया है, और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और समझने का प्रयास किया है। मैं 2-3 बातों से अपनी बातचीत शुरू करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये जो बहुत आवश्यक है इस बात को समझना। देखिए, सबसे सर्वप्रथम इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और जिसकी कहीं ना कहीं नासमझी दिखाई देती है, कि भारत में एक परंपरा रही है कि विदेश नीति और रक्षा नीति को लेकर भारत में एक आम सहमति की परंपरा हमेशा से रही। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ये बदल गया है। ये बदल गया है। मुझे अभी भी याद है जब 1971 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और बांग्लादेश युद्ध हुआ था, तो उसके बाद अटल जी ने उनको मां दुर्गा इस नाम से उनको जो है संबोधित किया था कि वो मां दुर्गा है। यही नहीं, आगे चलकर अटल जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उनको
संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत की विदेश नीति और रक्षा बाकी हर विषय को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन इन दो विषयों पर आम सहमति, इसकी यह मतलब नहीं है कि आलोचना नहीं होती थी, लेकिन आम सहमति होती थी कि यही एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है जो चलता रहा है। अब वो बदल गया है, इसको समझने की जरूरत है। और इसका जो चाहे वो संसद के अंदर हो बाहर हो, वो कहीं ना कहीं मीडिया में भी प्रतिबिंबित कर रहा है। ये बदलाव, जो आम सहमति का अभाव, ये बिल्कुल साफ झलक रहा है। दूसरा जिस चीज को समझने की जरूरत है वो ये है कि एक मॉडल जिसको आप नेहरूवियन कह सकते हैं, जिसको कांग्रेस के पूरे कार्यकाल में चलता रहा और आगे भी उसको कुछ हद तक मैं कहूं तो अटल जी के समय पर भी चला, कंटिन्यूटी रही, और बाकी तो गुजराल साहब और देवेगौड़ा जी और जितने प्रधानमंत्री आए तो वो चलता रहा। वो एक आदर्शवादी मॉडल पर था, वैश्विक स्तर पर गुटनिरपेक्षता और फिलिस्तीन के साथ देना, ऐसे कई मुद्दे थे जो कंसिस्टेंट एक पॉलिसी के तहत चलता रहा कि हम विश्व में एक आदर्श कायम करेंगे। हम भारत का उसमें हित हो न हो, लेकिन आदर्श जरूर हम कायम करेंगे। एक काल्पनिक या आदर्शवादी बात कर सकते हैं। विदेश नीति में मेजर शिफ्ट आया मोदी जी के आने के बाद, जहां अब बिल्कुल प्रायोगिक या प्रैग्मैटिज्म जिसको कहते हैं या प्रैक्टिकल, इसको लेकर अब राजनीति अपनी जो विदेश नीति है वो चल रही है। जहां आज भी हम ये नहीं कहते हैं कि फिलिस्तीन का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हम कहते हैं हम फिलिस्तीनी आवाम के साथ हैं, लेकिन हमारी इजराइल से दोस्ती होगी। हम रूस से दोस्ती हम छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका से दोस्ती होगी। बहुत स्पष्टता है, प्रायोगिक, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक एक विदेश नीति को लेकर चले हैं। शुरू में मोदी जी ने भी, आपको याद होगा, पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो पड़ोसी मुल्कों के सारे लोग बुलाए गए थे, पाकिस्तान के लीडरान भी बुलाए गए थे। उसके बाद वो खुद भी वहां पहुंचे थे पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के परिवार में एक शादी थी, तो उन्होंने ये संदेश दिया कि देखिए ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर पठानकोट हुआ और आगे चल के पुलवामा और बालाकोट जो भी हुआ। और चीन के साथ भी उन्होंने, चाहे वो अहमदाबाद की बैठक हो या हाल ही में महाबलीपुरम के जो चर्चाएं हुई कि भाई हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, तो भारत उस मामले में आज भी हम उसी नीति को कि भारत आक्रामक रवैया नहीं अपनाएगा, भारत अपनी तरफ से मित्रता का प्रयास करेगा। फर्क अब ये आया है कि अगर आप मित्रता के हाथ नहीं बढ़ाते हैं और आप दुश्मनी पर आमादा हैं तो हम उसका जवाब देंगे। पहले ऐसे नहीं था, पहले था कि पहले आप दुश्मनी भी करेंगे तब भी जो है हम दूसरा गाल भी दिखाएंगे, हम जो है हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कुछ भी करेंगे। आज वो बदल गया है। आज डोकलाम से लेकर आपने देखा कि आंख से आंख मिला के बात करने की बात हो रही है। ये एक परिवर्तन आया है, इसको भी समझने की जरूरत है। तीसरा, पर्यावरण और अन्य मुद्दों को लेकर सरहदों में हमने अपनी तैयारी कभी भी उस तरीके से नहीं की। पिछले 10 वर्ष में, जो पिछले नहीं मतलब यूपीए के कार्यकाल में, कई फैसले लिए ही नहीं गए। रक्षा
के मामलों को लेकर। मैं देख रहा हूं यहाँ आपके इस कार्यक्रम में भी मैं देख रहा हूं रक्षा विशेषज्ञ और रक्षा के पूर्व अधिकारी, रक्षा से जुड़े हुए, उनका नाम भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि रक्षा को लेकर एक उदासीनता रही है, विशेषकर चीन को लेकर। उन सरहदों में आज बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, जिसके चलते पड़ोसी परेशान है। ये एक हकीकत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चीन डर गया, क्योंकि वो फिर, मैं हकीकत से परे दिल्ली में एयर कंडीशनड वातानुकूलित कमरे में बैठकर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो परेशान जरूर है कि अरे ये तो बिल्कुल सहमा हुआ था, इसके मूंछ कब निकल आए, ये खड़ा होने लग गया हमारे सामने। ये जो घबराहट होती है कि भाई मैं ही था यहां शहर का गुंडा, तो अब यहां और कोई भी आ गया मेरे सामने, ये जो घबराहट है वो दिख रहा है। चौथा, हम 1962 के भारत नहीं हैं। भारत काफी बदल चुका है। भारत की सैन्य शक्ति, सामरिक शक्ति बढ़ गई है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर हुई है। एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है हमारे पास, जिसके पास खरीदारी की बहुत ताकत है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। इन चीजों को समझने की जरूरत है, कैसे बदल गया है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि चीन में भी परिवर्तन हुआ है। अब इसको हमें इसलिए ये सब बातें समझने की, तभी जाकर हम सही मायने में इन चीजों के समझ की जो अभाव है वो खुलकर दिखाई देता है भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग। वैश्विक परिवेश में एक और बदलाव आया है। वैश्विक परिवेश में चाहे अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो, आज राष्ट्रवाद सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा बनकर उभर गई पूरे विश्व में। कई मुल्कों में आमतौर पर यही माना गया कि साम्यवाद या वामपंथ वो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, वो राष्ट्र में यकीन ही नहीं करता। लेकिन चीन ने और रूस ने दिखा दिया है कि वो जितना नेशनलिस्ट है, जहां वो वन चाइना की बात करती है, जहां पूरे विस्तारवाद की बात हो रही है पूरे चीन का, वो बिल्कुल प्रखर तरीके से मुखर होकर अपने राष्ट्रवाद को बढ़ा रही है। भारत में भी आज लोग राष्ट्रवादी हो गए। अमेरिका में, जहां एक जमाने में डेमोक्रेट्स का बोलबाला था, आज वहां अमेरिकी हितों की बात हो रही है। ये कोई फासीवाद का रूप में नहीं देखना है, ये पूरे विश्व में अपना हित, राष्ट्रहित, उसको सबसे आगे रखना है। अमेरिका जब करती है तो उसको हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। भारत अपने राष्ट्रहित की बात करता है, अपने आत्मनिर्भरता की बात करता है, स्वदेशी की बात करता है। ये राष्ट्रहित है, भारत का राष्ट्रहित। तो ये वैश्विक परिवेश बदल गया है। आज सारे प्रमुख मुल्क जो है वो अपने हित की बात करता है। ब्रेक्सिट होता है, ब्रिटेन अपनी आइडेंटिटी की बात करता है, यूके अपने व्यक्तित्व का, अपना पहचान का, अपने अस्मिता की बात करता है। पूरे विश्व में ये चल रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। अब मैं 1970 की तरह, 60 की तरह, दशक की तरह ही अगर आज भी रिपोर्टिंग करूंगा तो फिर मुझे लगता है कि हम चीजों को नहीं समझ रहे हैं। भारतीय मीडिया में 2-3 चीजों की कमी है जो मैंने ऑब्जर्व किया। एक, हमारे यहां शोध नहीं होता है, रिसर्च नहीं होता है, क्योंकि चर्चा मूलतः आज का मुझे विषय मीडिया दिया गया है, तो मैं मीडिया पर ही फोकस करूं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि शोध नहीं हो रहा है मीडिया में। मुझे याद है जब मैं चीन में गया था, मैं किसी सरकारी विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी विश्वविद्यालय की विभाग की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों से मिला, सीसीपी के अधिकारी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो अधिकारी है, वहां पूरा का पूरा, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, जो मात्र भारत पर शोध करता है पार्टी के अंदर। और वो शोध ऐसा नहीं है जैसे हम भारत में कई जगह हम देखते हैं कि भाई चलो चीन घूमने को मिल जाएगा तो चीन एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो थोड़ा सा उसको, वो बहुत गहराई से भारत की विविधता पर, भारत की भाषाओं पर, और वहां के मैंने अधिकारियों को देखा, सुना, वो बहुत अच्छी हिंदी में हमसे बात किए, वो बहुत काम करते हैं, वो हिंदुस्तान में, भारत में हो क्या रहा है, भारत के समाज में क्या हो रहा है, इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। थिंक टैंक, बहुत सारे थिंक टैंक हमारे यहाँ, थिंक टैंक तो बने हैं पिछले कुछ सालों में। मेरा भी सौभाग्य रहा है, मैं भी जुड़ा रहा, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का मैं संपादक भी रहा हूं और सीनियर फेलो भी रहा हूं, और मैं उसका प्रवक्ता भी रहा हूं। अब ORF भी है, IDSA भी है, थिंक टैंक जरूर है, लेकिन थिंक टैंक से कौन सी मीडिया रिपोर्टिंग करती है? होती ही नहीं। कुछ पत्रकार जिन्होंने कभी चीन गए होंगे या कुछ चीनी लोगों से मिले होंगे, वो ज्ञान बखेरते हैं। आप थिंक टैंक से, एकेडमिशियंस का इन्वॉल्वमेंट मीडिया में है ही नहीं, ना के बराबर है, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं। देखिए, शाही हत्याकांड के बाद मैं नेपाल में था, प्रमोद जी आपको याद भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी PTI में थे, मैं कई महीनों तक मैं नेपाल में था, और मैंने वहां देखा कि रातों रात कई पत्रकारों को भारत से जो है सीधे काठमांडू घाटी में उतार दिया गया था, और वो लोग वहां रिपोर्टिंग करने लग गए। उनको ये नहीं पता था नेपाल और भोपाल के बीच में क्या फर्क है। उसका नतीजा ये हुआ कि आपने बड़े पैमाने पर नेपाल के लोगों को नाराज कर दिया। आप राजा को, क्योंकि वहां जो महाराज उस वक्त तक जो थे, वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, उनके कार्यकाल तक वहां के महाराज को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखते थे, और हमारी मीडिया वहां जाकर वीरेंद्र, नरेंद्र, ज्ञानेंद्र, हम नाम लेके पुकारने लग गए, जहां वो महाराज से, वो भगवान विष्णु के अवतार मानते हैं। वहां का एक सांस्कृतिक परिवेश है, उसको समझे बगैर वहां के लोगों ने पूरा मुंडन करा दिया महाराज के, जिस दिन वो 13वीं होती है। लेकिन हमने उसका मजाक उड़ाया, हमारे कई मीडिया हाउसेस ने। तो हमें लगा कि भाई जैसे हम भोपाल से रिपोर्ट करते हैं, नेपाल से रिपोर्ट करें। उसका नतीजा था कि वो वहां काफी पब्लिक में रोष बढ़ गई भारतीय मीडिया के खिलाफ। इसी तरह जब नेपाल में भूकंप हुआ था, नेपाल के प्रधानमंत्री को पता नहीं चला था। मोदी जी ने जब ट्वीट किया तब जाके उनको पता चला कि उनके मुल्क में इतना बड़ा भूकंप हुआ है। वो बाहर थे, और सबसे पहले सबसे ज्यादा मदद पहुंचाने वाला भारत था। लेकिन फिर वही गड़बड़ हुआ, भारतीय मीडिया वहां पहुंच गई और उसी तरह रिपोर्ट करने लग गई जैसे हम गुजरात के भूकंप में करने लग गए, या अभी जो तूफान आए आम्फान और बाकी सब कलकत्ता से और भुवनेश्वर से, उस तरीके से रिपोर्ट करने लगे। देखिए, विदेश नीति अलग है, विदेश मामलों का रिपोर्टिंग अलग है। और वहां सीधे वहां की सरकार पर हम टूट पड़े, हमारे रिपोर्टर्स, कि भाई नेपाल सरकार ने कोई काम नहीं किया, जो भी काम किया सब भारत ने ही मदद पहुंचाया। तो एक बहुत खूबसूरत संबंध जो भारत ने मदद पहुंचाकर वहां के लोगों के साथ जो रिश्ता जुड़ा, उसको आपने अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से खत्म कर दिया। और वहां, और उसका फायदा पाकिस्तान और चीन के लोगों ने उसका उठाया। उनके एजेंट्स ने पूरा हैशटैग ट्रेंडिंग करवाया, बॉयकॉट इंडियन मीडिया।
मुझे इसलिए याद है, उस वक्त मैं दूरदर्शन का संपादक था, हमारी टीम वहां गई थी, मुझे याद है बिल्कुल स्पष्ट। और इस तरीके से चीजों को समझे बगैर, और वहीं कहीं ना कहीं परिपक्वता की कमी आज के रिपोर्टिंग में भी चीन को लेकर मैं देख रहा हूं। न शोध है विषयों को लेकर, न समझने की हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, विदेश नीति एक बहुत ही संजीदगी से, संवेदनशीलता से कवर करने की बात। वो कोई कुंभ मेला नहीं है आप जिसको कवर कर रहे हैं, या कोई अड़ोस पड़ोस में पुलिस की कोई गैंग के साथ एनकाउंटर हो गया, वो नहीं है। बहुत समझदारी से, परिपक्वता से कवर करने वाली बात है। जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, चीजों को समझे बगैर, अभी कल का ही रिपोर्टिंग जरा देख लीजिए, कल परसों में प्रधानमंत्री साहब जो गालवान गए थे, अब उसी को लेकर रिपोर्टिंग देख लीजिए। देखिए, मैं कहीं भी नहीं कह रहा हूं, प्रमोद जी आपने भी बताया, मैं खुद बहुत सक्रिय पत्रकार रहा हूं। जी जी। और पत्रकारिता में अगर मुझसे कहेंगे कि भाई आपने सवाल पूछना गलत है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। सवाल पूछना चाहिए, क्यों नहीं? सरकारों से सवाल नहीं तो फिर किससे पूछेंगे लोकतंत्र में? यही तो चीन और हमारे बीच में फर्क है। इसलिए चीन की तुलना कभी कभी हम अपने साथ करते हैं, भाई चीन तो नहीं बोल रहा है, हमारे यहाँ 20 जवान शहीद हो गए, उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं आया। अरे भाई, वो एक वामपंथी सरकार है जहां लोकतंत्र कहीं आसपास भी नहीं है। वो सूचनाओं को दबा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकारी अखबार और सरकारी मीडिया के सिवा वहां कुछ भी नहीं है, कोई पहुंच तक नहीं सकता बॉर्डर तक। यहां तो लद्दाख में पहुंच गए भारतीय मीडिया। आपको उन चीज को समझने की जरूरत है। वहां जो सवाल पूछेगा, कोरोना के बारे में किसी ने पूछा, वो जो महिला पत्रकार है वो गायब है। जो उस वुहान की लैब की जो हेड थी, वो महिला गायब है। वो एक ऐसा तंत्र वहां चलता है जहां मुझसे कुछ चीनी लोग संपर्क में थे, और पिछले 5 साल से मैं उनका कोई खबर नहीं ले पा रहा हूं, मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा। अब वो संपर्क में ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो इसलिए उस चीज को समझने की जरूरत है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल नहीं पूछिए, सवाल जरूर पूछिए, लेकिन सवाल पूछने का एक समय होता है। सवाल पूछने का एक समय होता है। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, या पड़ोस में आप देख रहे हैं, या कहीं दंगल हो रहा है, हॉकी का खेल है, क्रिकेट का खेल है, मैच खत्म होने के बाद ना सवाल करेंगे। मैच हुआ नहीं अभी, आखिरी बॉल तक खेल किसी भी तरह बदल सकता है। एक छक्का आखिरी बॉल में, ऐसे कई विश्व कप में तक फर्क आया है। जो आखिरी ओवर है उसमें तय हुआ है, जिसको नेल बाइटिंग फिनिश हम कहते हैं। अभी तो मैच चल रहा है भाई, आप मैच को होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। आप जब खेल कूद में ये है, हर मामले में जब किसी प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं, आज वहां घुसपैठ करने का प्रयास किया, उसका जवाब दिया, और आज भी वहां मामला ठंडा नहीं हुआ है, तो पहला प्राथमिकता हमको एक राष्ट्र के नाते हमको एकजुट होकर, और वो मुझे लगा कि कुछ राजनेताओं ने वो परिपक्वता दिखाई, चाहे वो बहन जी हो, मायावती जी की बात कर रहा हूं मैं, या शरद पवार जी हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम सरकार के साथ। इस वक्त सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, और इस वक्त सभी मतभेद को बुलाकर एक राष्ट्र के नाते हम एकत्रित होकर हम उसका सामना करें। सवाल भी पूछेंगे, लेकिन पहले इस मामले को निपटने दीजिए, फिर आपस की बात है, हम बात कर लेंगे। तो हर चीज पर एक नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सवाल उठाना। अब प्रधानमंत्री वहां गए, वहां फौजियों के सामने जो है
उन्होंने बात की, उसी दिन से चल पड़ा पूरे मीडिया में कि भाई ये एक ऐसा हॉल था जहां प्रोजेक्टर लगी हुई थी। अरे आप थोड़ा पहले आप तस्वीर देखते ही आपने, वो कहते हैं अपीयरेंसेस कुड बी डिसेप्टिव, सीइंग इज बिलीविंग कई लोगों के लिए, लेकिन पत्रकारिता जिसने किया है वो जानता है कि सीइंग इज नॉट नेसेसरली बिलीविंग। वो जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही सच है। अब आपने देखा उसको, उस जगह को मिलिट्री हॉस्पिटल में वो कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके चलते अलग जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसको आपने, जो नॉन कोविड है, क्या इन फौजियों को जो जख्मी हुए हैं इनको क्या कोविड के पेशेंट के साथ रखा जाए? नहीं, उनको अलग से रखा गया है और वहां प्रधानमंत्री गए। लेकिन आपने इसको बगैर सोचे समझे, इसके बारे में तहकीकात किए बगैर आपने जो है गोला मार के प्रोजेक्टर और वो ये मीडिया में कई जगह दिखने को मिला। आलोचनाएं शुरू हो गई, विपक्ष ने अपना प्रतिक्रिया दे दी। तो ये जो सतही रिपोर्टिंग हो रही है, कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी रिपोर्टिंग हो रहा है इसको पूरा विश्व देख रहा है। इस बात को आप प्रमोद जी, कितना और समय है, मैं समेट लूं अपने बातों? 5 मिनट में सुरेश जी। ठीक है, ठीक है। देखिए, मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार वियना गया था और वियना में एक एग्जीबिशन सेंटर था जहां सभी विश्व के अखबारों का उन्होंने कटिंग्स रखे थे, हर मुल्क का। क्या वहां के बड़े सुर्खियां हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उस मुल्क में वहां जो एग्जीबिशन था, उस प्रदर्शनी में जितनी भारत की कटिंग थी उसमें या तो भ्रष्टाचार की बात हुई थी या बलात्कार की बात। क्या 130 करोड़ के भारतवर्ष में मात्र बलात्कार और भ्रष्टाचार ही होता है क्या? मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि इनको उजागर नहीं करना है, लेकिन एक अनुपात होता है। 130 करोड़ की आबादी में ये घटनाएं पूरे विश्व में होता है और बहुत भर्त्सना भी करनी चाहिए इस तरह की घटनाओं को, चाहे बलात्कार हो या भ्रष्टाचार। लेकिन कितने सकारात्मक पहलू भी भारत में हैं, इस समाज में हैं, उनको क्या उजागर किया जा रहा है क्या? पूरे विश्व की नजर भारत पर है। हमारी जो रिपोर्टिंग है वो जिम्मेदाराना होना चाहिए। एक परिपक्व राष्ट्र की भाषा हमारे मीडिया को भी करना चाहिए। हमें ना युद्धोन्माद की बात करनी है, न हमें जो है आत्मसमर्पण की बात करनी है। हमको बैलेंस को लेकर चलना है। प्रमोद जी, आप भी पीटीआई में काम कर चुके हैं, मैं भी पीटीआई में, और इस वक्त पीटीआई पर भी हमला हुआ है। प्रसार भारती की तरफ से एक चिट्ठी गई है। जी जी। मैं एक साक्षात्कार देख रहा था द प्रिंट को दिए हुए, उस वक्त के हमारे आपके समय के दौरान जो सीईओ रहे और एडिटर इन चीफ रहे मिस्टर एम के राजदान का इंटरव्यू में पढ़ रहा जी। उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा कि भाई पीटीआई को राष्ट्र विरोधी कहना ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात को माना। आप जरूर इंटरव्यू वो देखिएगा। उसमें उन्होंने कहा कि जो चीनी राजदूत का जो साक्षात्कार किया गया था उसमें चीनी राजदूत ने इस बात को कबूल किया, स्वीकार किया कि चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे, चीन की सैनिकों की भी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने एम के राजदान साहब ने अफसोस जताया कि सुर्खियां तो छोड़िए, उसका जिक्र तक उस कॉपी में नहीं। ये उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती थी। सवाल ये नहीं है कि चीन के राजदूत को आपने इंटरव्यू किया, करना चाहिए, क्यों नहीं, हमें सभी पक्षों को जानना चाहिए, लेकिन वहां उस एंगल को हमको सामने रखना है जो भारत के पक्ष में है। भारत के पक्ष में जो है, मैं भी पाकिस्तान में रिपोर्टिंग किया, अफगानिस्तान में, वहां भारत का पक्ष क्या है उसको मैंने देखा।
आपने चीन ने भी तोड़ मरोड़ के उस इंटरव्यू को पेश किया, चीनी दूतावास ने, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग में भी हमने चीन के पक्ष को रखा, ये समझे बगैर, वो यानी कि नासमझी की वजह से, शोध नहीं करने के वजह से, समझ की कमी की वजह से। जब वहां उस पूरे साक्षात्कार में जब जिक्र इस बात का हुआ था कि चीन ने इस बात को कबूल किया कि हाँ हमारी तरफ भी लोगों की मौत हुई है, क्या उसको सबसे ज्यादा प्रमुखता नहीं मिलना चाहिए था कि चीनी राजदूत खुद इस बात को मान रहे हैं कि वहां जो है, ये पहली बार आधिकारिक तौर पर जो है चीन ने इस बात को माना, ये कितनी बड़ी सुर्खियां बन जाती। लेकिन उसके जगह चीन को भारत के आक्रमण के बारे में क्या कहना है कि भारत जो है उल्लंघन कर रहा है सीमाओं का, इस बात को तवज्जो दी गई। यहां सबसे बड़ी गलती हुई है और यही कमी जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में अगर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, अगर हमारी ही देश की ही स्वतंत्रता नहीं रही तो कौन सी अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए देश है, राष्ट्र है, तभी तो स्वतंत्रता भी होगी अभिव्यक्ति। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि, इसी को लेकर मीडिया में भी हमको चलना है। ये वैश्विक अनुभव है, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जब CNN ने भारत में इतने सालों से आतंकवाद हो रहा है, लेकिन कभी भी अमेरिका ने इस बात का जो है कबूल नहीं किया कि हाँ भारत आतंकवाद का शिकार है। लेकिन एक WTC होता है, एक WTC 9/11 जिसको कहते हैं, और 9/11 होते ही अमेरिका जो युद्ध करता है अफगानिस्तान पर, उसका नाम होता है ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। ये CNN की भाषा है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी चैनल है। फॉकलैंड के युद्ध में जो BBC है, जो अपने आप को तटस्थ कहता है, अंतरराष्ट्रीय कहता है, वो अर्जेंटीना के खिलाफ ब्रिटिश हितों को आगे बढ़ाता है। इसलिए जब राष्ट्र की बात आती है तो हर राष्ट्र की मीडिया अपने राष्ट्र का साथ देती है, ये हमें भी समझने की जरूरत है। फिलहाल इतना कहकर अपने बात को मैं विराम देता हूं मानी को। बाकी कोई प्रश्न हो तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। और आपने जो पूरी यात्रा शुरू की, क्या विदेश नीति है, क्या रक्षा नीति है, क्या समावेश होना चाहिए, और मुझे लग रहा है अपनी सरल भाषा में पूरी समग्र विदेश नीति का वर्णन कर दिया, आपके अनुभवों को साझा किया, हमें लाभान्वित किया। और आपने ये कहा कहीं न कहीं रिसर्च की, कहीं न कहीं थिंक टैंक की जरूरत है, जो मीडिया में दिखाई नहीं दे रही है, तो उसकी जरूरत है। जैसे आपने कहा कि वहां के लोगों ने, चाइनी लोगों ने हिंदी भाषा सीखी है हिंदुस्तान को समझने के लिए, तो वैसे ही इस बात की महती आवश्यकता है कि हम भी इस दिशा में काम करें और शिक्षाविदों को, रिसर्चर्स को रिपोर्टिंग में शामिल करें। मैं बहुत धन्यवाद सुरेश जी। और अतुल रंजीत जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मैं करता हूं, सवाल पूछें अतुल जी। बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। आदरणीय सुरेश जी ने बहुत ही प्रभावी व्याख्यान दिया है मीडिया को लेकर। एक प्रश्न सदैव मन में रहता है कि जो शोध कार्य हैं उनके लिए क्यों नहीं एक वर्ग ऐसा बना दिया जाता जिसमें जो वैध शोध करके आए हैं, जिनको अनुभव है, जिनको ज्ञान है, जो परिपक्व हैं, केवल वे ही अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर रिपोर्टिंग करें। बिल्कुल, मैं आपसे नहीं बन सकती है क्या? जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। विदेशों में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी विशेष, देखिए हमारे यहाँ डिफेंस करेस्पॉन्डेंट्स कोर्स होता है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी खड़ाकवासला में जो दिया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA। तो ये सब विशेषज्ञों का एरिया है। कल तक जो कोयला विभाग को जो कवर कर रहे थे, वो रिपोर्टर को आप विदेश मंत्रालय नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी कोयले की तो समझ हो सकती है लेकिन विदेश नीति की समझ नहीं है। और विदेश नीति एक गंभीर विषय है, रक्षा नीति एक गंभीर विषय है। इसलिए समय आ गया है जब हम स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञों को इस काम में लगाएं, तब जाकर ही जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग होगा। जिसको इस विषय का समझ ही नहीं है, मैंने जैसे कहा, वो तो फिर भोपाल और नेपाल में उसको फर्क ही नहीं समझ में आएगा। उसको ये समझने की जरूरत है। इसलिए
मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमारे भारतीय रिपोर्टिंग में शोध नहीं है। देखिए प्रमोद जी पीटीआई में रहे हैं, वो टेलीप्रिंटर भी वो देखते रहे हैं। विदेशों से जो टेलीप्रिंटर में आता है उसमें बैकग्राउंडिंग होता है, हमारे रिपोर्टिंग में बैकग्राउंडिंग नहीं होता। आप कोई भी भारत पाकिस्तान की कॉपी रॉयटर्स का, एपी का देख लीजिए, उसमें पृष्ठभूमि दी जाती है कि ये दोनों मुल्कों का विभाजन 1947 में हुआ था। इन दोनों मुल्कों में 3 युद्ध हो चुके हैं। इन दोनों मुल्कों में जो है कश्मीर को लेकर द्वंद्व चल रहा है। ये सारा विषय वो ये मान के चलते हैं कि पाठक पहली बार इस खबर को पढ़ रहा है। हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं बगलिहार जो प्रोजेक्ट है या तुलबुल प्रोजेक्ट है, हम कहते हैं तुलबुल पर बातचीत शुरू भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच में। भैया ये तुलबुल है क्या? ये बगलिहार है क्या? आप बताइए तो सही। वो समझाना भी तो जरूरी है ना। लोगों को समझाए बगैर, पृष्ठभूमि के बगैर आप सिर्फ बताएंगे कि भाई बगलिहार पर बातचीत हो रही है, तुलबुल पर प्रोजेक्ट बातचीत हो रही है क्या मुद्दा? इसको समझाना जरूरी है। इसलिए ये वही समझा सकता है जब वो विशेषज्ञ हो। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं, उसकी कमी है। एक बहुत बहुत धन्यवाद। एक विचार ये भी है कि भारत में जितने भी मीडिया संस्थान हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लगभग व्यवसायी संस्थान हैं। उनके जो प्रमुख हैं, मीडिया संस्थान के जो प्रमुख हैं, वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई पत्रकारिता भी करते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी देते हैं। सब चीजें ठीक है, लेकिन हम यदि इस विषय पर काम शुरू करना चाहें, देखिए एक देसी कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। हम इस विषय पर यदि लिखना चाहें कि इस प्रकार से एक वर्ग बनाया जाए, वर्ग विकसित किया जाए जिसमें अनुभवी शोधकर्ता, विषय के जानकार पत्रकार ही विदेश नीति के विषयों में, रक्षा नीति के विषयों में लिखें, और कहां से हम इसको लिखने की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए आज सोशल मीडिया ने हमें ये फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी ने दिया है कि हम अपने ब्लॉग्स के माध्यम से हम इन सब विषयों पर जो है चर्चा कर सकते हैं। आज इन सब विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उनको आज किसी अखबार की जरूरत नहीं है, कोई स्तंभ की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ही अगर अपना ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दें इन विषयों को लेकर तो पाठकों की कमी नहीं है। आपका किस विषय पर महारत है, आप उस विषय पर अगर अध्ययन करें, शोध करें और उस विषय पर लिखें तो पाठकों की कमी नहीं है। आज टेक्नोलॉजी आपको वो जो है, और आज मजबूरन आज कई लोग बड़े बड़े मैंने देखा है रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया है जहां वो अपनी बातों को रखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो कमी है वो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं कि जो चीजें आपको अखबार में नहीं मिल रही है, चैनलों में नहीं मिल रही है, वो आपको जो है, अब आप नितिन गोखले का जो है आप पढ़ने लग जाएंगे, उनका अलग एक पूरा प्लेटफॉर्म उन्होंने अपना खड़ा कर दिया है। तो भरत कर्नाड ने अपना खड़ा कर दिया है, इसी तरीके से बहुत लोगों ने खड़ा किया है। उन प्लेटफॉर्म्स में आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को, पढ़ने को। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। राजेश जी आप लाइव हैं क्या अभी? राजेश चेतन जी? एक रमेश कुमार रावत जी का भी मैसेज मैं देख रहा हूं कि प्लीज अलाउ, आई हैव ए क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है आदरणीय सुरेश जी कि समय की सीमाएं अपने पास है। अच्छा। और पवन सिन्हा जी आ चुके हैं। अच्छा ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं कि अगर किसी को कोई सवाल आपसे पूछना है तो आप अपना ईमेल आईडी अगर शेयर कर दें तो एक बार लोग, बिल्कुल जी, लोग आपसे सीधा इंटरेक्ट कर लेंगे। जी जरूर। क्या वो ट्विटर से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया में भी मैं हूँ। तो kgsure@gmail.com, kgsure@gmail.com में वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इसमें चैट बॉक्स में मैं उसको लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया सर, kgsure@gmail.com। जी kgsure@gmail.com। जी भाई साहब, आपका कैसे धन्यवाद करूं। और आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज आपने जो बोला है
आपकी आवाज भाई साहब जी। और सच में आज भारत को आपके जैसे राष्ट्रवादी पत्रकारों की जरूरत है, और जिसकी मैं बहुत कमी देख रहा हूं। पर आज आपने ये जो बोला है उससे लगा कि अब ठीक है, वो संख्या कम होगी जरूर ऐसे आपके जैसे लोगों की, पर पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे। हमारे पास कुछ पांडव आ रहे हैं पत्रकारिता में आपके जैसे, और आज आपने जो अपना समय दिया है जी। मैं उसके लिए चेतना, भिवानी परिवार, FPRT, इन सब हमारी संस्थाओं की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और निवेदन भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि भविष्य में भी, आज बहुत आधा घंटा में कुछ हमारा हुआ नहीं, आपने हमको प्यासा छोड़ दिया है, एक लंबी चर्चा फिर आप आके करेंगे। जब भी आप बुलाएंगे मुझे आनंद होगा आपके बीच आने का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत कम समय रह गया है, और अब आप गुरुजी को आमंत्रित करो। जी धन्यवाद सुरेश जी। और